बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक्ट 1975 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर हमारा पहला है इसका। ये दोनों जो पोस्ट्स हैं एएसएफ के रेलिवेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ दोनों के लिए ही सिलेबस में शामिल है, तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इसमें से मार्क्स आएंगे वो आपको ज़रूर जो है एग्जैक्टली ठीक करने चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब एक्यूरेटली आपके पास सामने डिफ़ाइन होता है तो उसमें से गलती के चांस कम से कम होने चाहिए। तो हम अपने इस कोर्स को इस तरीके से कवर करेंगे कि जो आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएं कि यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। तो एक्ट से मुमकिन है कि 8 से 10 क्वेश्चन आए, तो इस क्वेश्चन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। मोस्ट प्रोबेबली हमारे 5 से 6 लेक्चर इस पे बनेंगे। तो इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स का जो इसका असिस्टेंट डायरेक्टर का या इंस्पेक्टर एएसएफ का है, अगर वो आप कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं www.howardacademy.com। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस एक्ट के पहले लेक्चर का आगाज़ है। इसकी प्री एम्बल जो है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि एएसएफ की रेगुलेशन के लिए ये बनाया गया। और प्रीएम्बल का मतलब होता है इब्तदाई, किसी चीज़ के मुतालिक जो शुरू में आप उसकी अहमियत के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको प्रीएम्बल कहते हैं। Whereas it is expedient to provide for the constitution and regulation of the airport security force for ensuring security of all aerodromes, airports, aircrafts and civil aviation installations, and for the maintenance of law and order therein, and for the matters connected therewith or ancillary thereto। तो इसमें बात की गई है कि ये जो हम एएसएफ का एक्ट है, ये एक किस्म का उनके लिए एक आइन की हैसियत रखता है। आइन जो हमारा मुल्क का आइन होता है, उसके मुताबिक मुल्क के जितने कानून या जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो उसके हिसाब से चल रही होती हैं, और वो एक गाइडलाइन के तौर पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, और गाइडलाइन के तौर पे वो काम कर रहा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री होता है। तो सेम इस तरीके से जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने अपने आप को चलाना है या उन्होंने वर्किंग करनी है, उनके लिए उनको भी एक अपना ऑर्डिनेंस टाइप या कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। एक बात यहाँ पे मैं और भी क्लियर करना चाहता हूँ, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। जो एक्ट होता है इसका मतलब है कि वो कानून जो कौमी असम्बली और सेनेट ने सेशन में वोटिंग के थ्रू पास किया हो, मंजूरी दी हो, उसको एक्ट कहते हैं। अगर कोई सदर ने ऑर्डर जारी कर दिया हो तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों की हैसियत कानूनी होती है और उसका हर कानून उस पर अमल करना हर एक के लिए ज़रूरी होता है जिसके लिए वो बना होता है। तो ये एक्ट है, यानी कि इसको पार्लियामेंट ने बनाया है। अच्छा जी, इसके बाद इट इज़ एक्सपीडियंट कि ये बहुत अशद ज़रूरी है टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन। एक तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करना और एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो प्रोवाइड करना, किसको? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को। किस लिए? ये बात इंश्योर की जाए ताकि सिक्योरिटी ऑफ ऑल एरोड्रोम्स, एरोड्रोम्स का मतलब होता है हवाई अड्डे, यानी कि वो सिक्योरिटी कर सकें किसकी? हवाई अड्डों की, जितनी एयरपोर्ट्स हैं उनकी, एयरपोर्ट्स पे जितने जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं उनकी, एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, और सिविल एविएशन की जितनी भी इंस्टॉलेशन हैं, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है बिल्डिंग्स भी, उनकी जितनी और भी सारी चीज़ें जहाँ पे मशीनरी वगैरह लगे होते हैं उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, या जहाँ पे भी उनका कोई सेटअप बना होता है तो उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देयर इन, और उसमें कानून की अमल दरामद करना भी इस
जो एक्ट अमल में लाया गया है इसका ये भी मकसद है कि मेंटेन रखा जाए लॉ एंड ऑर्डर देयरिन देयरिन का मतलब कहाँ पे, एयरपोर्ट्स पे, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और जितने भी उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा जा सके, और देयर और एंसिलरी देयर टू, यानी कि जो उसके साथ बाकी छोटी मोटी बातें या जो छोटे मोटे इदारे जुड़े हुए हैं या जो डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिशियल्स लोग हैं वो जुड़े हुए हैं उनकी भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस एएसएफ के एक्ट का, जिसके लिए ये अमल में लाया गया। आगे चल के बात करते हैं चैप्टर 1 जो है ये डेफिनेशंस और इसकी कमेंसमेंट के मुतालिक होगा। तो यहाँ से जो आपका सेक्शन 1 है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे कि इसका टाइटल क्या है, ये जो कानून है इसकी एक्सटेंट क्या है, और ये एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट क्या है कि ये किस किस पे लागू है और कब से लागू है, ये सारी बातें इसी में की जाएंगी। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन पहला एमसीक्यूज बन सकता है। एक तो पहले कि पहला जो सेक्शन है वो किससे डील करता है, यानी कि शॉर्ट टाइटल, उसकी एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दूसरे नंबर पे ये सवाल हो सकता है कि ये जो एक्ट है इसको क्या नाम दिया जा सकता है। इसका नाम है एएसएफ एक्ट 1975, यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। इसके बाद सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 है कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशन किस किस पे होती है। इट एक्सटेंड्स टू ऑल एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स, यानी कि ये तमाम हवाई अड्डे जो हैं और इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे लागू होता है। तो एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट्स तकरीबन एक जैसे ही इनके मतलब होते हैं, कोई इनमें ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट्स जो है, एयरपोर्ट्स एक वेल फर्निश्ड होती है, एरोड्रोम्स जो होते हैं वो किसी हद तक ये भी कह सकते हैं आप कि एरोड्रोम्स प्योरली जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो पैसेंजर्स के लिए मकसद के लिए बनाया गया, जबकि बाकी जो एयरपोर्ट है उसको आप दूसरे जो वार प्लेन्स हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऑल सिविल एविएशन स्टेशंस, जितने भी सिविल एविएशन के स्टेशंस हैं उनको पे भी लागू होगा। बाकी जितने सेंटर्स हैं या फिर जो ऑफिसेज़ इन पाकिस्तान, उनके जितने भी ऑफिस कहीं पे भी हों, एयरपोर्ट वालों के एएसएफ के कहीं पे बुकिंग के लिए या फिलहाल किसी भी मकसद के लिए उनका ऑफिस अलग से इस्टेब्लिश किया गया हो एरोड्रोम और एयरपोर्ट के अलावा भी, तो उस पर भी ये अप्लाई होता रहेगा। उसके सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन पे ये अप्लाई होता रहेगा। ऑल पाकिस्तान एयर सर्विसेज, जितनी भी पाकिस्तान की एयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उन पे भी ये लागू होगा। एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द सिविल एविएशन, और सिविल एविएशन की जितनी भी एक्शंस हैं, जितनी कार्रवाइयाँ हैं या जितने वो काम करते हैं उन सब पे ये एक्ट लागू होगा। तो आपको यहाँ तक ये चीज़, एक तो टाइटल क्लियर होना चाहिए कि इसका टाइटल क्या है दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, यानी कि एरोड्रोम, एयरपोर्ट, एविएशन, बाकी सेंटर जितने भी हैं इनके ऑफिसेज वगैरह हैं, और एयर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जितनी भी हैं, और सिविल एविएशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब पे ये लागू होगा। इसके बाद सेक्शन 1 का सब सेक्शन नंबर 3 है, इट शैल अप्लाई टू ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी। वो भले कहीं पे भी काम कर रहे हों, फोर्स का मतलब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं सब पे ये इक्वली लागू होगा। इसके अलावा सब सेक्शन नंबर 4 है मेन सेक्शन 1 का, इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस। इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई, बल्कि एट वंस अप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो ही ये इसकी मंजूरी हुई, कानूनी शक्ल इसने अख्तियार की, तो फ़ौरन से ये लागू हो गया। इसके बाद जो एएसएफ का एक्ट नंबर 2 है, इसमें हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे, इनको सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आपको हर डेफिनेशन के उसके निटी ग्रिटी आपने याद रखने, और उसके साथ जो पेट वर्ड्स हैं उनको याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब पेपर में कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। सेम मीनिंग हर एक से निकल रहे होंगे, लेकिन अगर आपने 2-3 दफ़ा उसको पढ़ा होगा तो आपको फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि मैंने इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली ये पढ़ी थी। तो इसलिए कोशिश करें कि डेफिनेशन जब हम कवर कर रहे हों तो हर डेफिनेशन को कम अज़ कम पढ़ने के दौरान भी रिपीट करें, बाकी
कम से कम 3-4 दफ़ा एक डेफिनेशन को रिपीट करें और सही तरीके से उसको समझने की कोशिश करें, तो फिर आपको ये भूलेंगे नहीं और पेपर में आप इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन होगा ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो डेफिनेशन हम करते हैं, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है कि यानी कि जो मुतज़ाद होना। तो जब तक कोई चीज़ मुतज़ाद नहीं होती तो ये सारी की सारी जो है यहाँ पे हम बातें करेंगे, कहीं पे भी वो लिखी हूँ तो डेफिनेशन जो यहाँ पे है उसके मतलब वहाँ पे भी वही होगा कि अगर किसी के मुतज़ाद हैं, यानी कि किसी टर्म के यहाँ पे कुछ और मानी है, किसी और एक्ट में कुछ और मानी है, तो आपने इस वाले मानी को ज़्यादा प्रिविलेज या देना है, अहमियत देनी है। अच्छा, इसके बाद आता है मेन जो पहली डेफिनेशन है हमारी एरोड्रोम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एरोड्रोम्स का मतलब होता है हवाई अड्डे। हवाई अड्डे किसके पास होते हैं? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उनकी ज़िम्मेदार है कि उसकी लॉ एंड आर्डर्स की सिचुएशन को मेंटेन करे, उसकी डिफेंस, उसकी सिक्योरिटी करे। तो ये एरोड्रोम्स का मतलब हवाई अड्डे। इसका मतलब क्या हुआ? एरोड्रोम्स मीन एनी एरिया, यानी कि कोई भी एरिया ऑफ लैंड और वाटर डिज़ाइंड, लैंड में भी हो सकता है या वाटर यानी कि समंदर में भी कोई एरिया स्पेसिफाइड डिज़ाइन कर दिया जा सकता है, उसको भी एरोड्रोम्स कहेंगे। उसमें क्या होना चाहिए? इक्विप्ड होना चाहिए, यानी कि उसके वहाँ पे कुछ ना कुछ मशीनरी वगैरह लगी हो जो फैसिलिटेट कर रही हो। सेट अपार्ट और कॉमनली यूज्ड, या तो वो अलग किया गया हिस्सा हो और कॉमनली वो यूज़ की गई हो। और उसका मकसद क्या है? यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, उसका मकसद या तो यूज़ करना या फिर वो यूज़ की जा रही है, इधर होली और पार्टली, यानी कि बाई सारी की सारी भी या उसका कुछ हिस्सा भी। फॉर अफोर्डिंग फैसिलिटीज़, किसके लिए वो बनाई गई होती हैं? ताकि वहाँ पे सहूलियात दी जा सकें। फॉर द लैंडिंग, डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि जो एयरक्राफ्ट हैं, हवाई जहाज़ हैं, वो लैंड भी कर सकें, वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकें और इधर से उधर टैक्सी ट्रैक्स पे भी मूव कर सकें। एंड इंक्लूड्स ऑल बिल्डिंग्स, और उसकी जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो भी इसमें एरोड्रोम्स में शामिल होंगी। वहाँ पे अगर कोई शेड बने हुए हैं जहाँ पे एरोप्लेन को खड़ा करते हैं बारिश वगैरह से बचने के लिए या आंधी तूफान से बचने के लिए, या फिर इसके अलावा कोई और वेसल्स हैं या फिर कोई पेयर्स हैं या कोई इंस्टॉलेशन हैं, यानी कि बिल्डिंग वगैरह या मशीनरी या एंड इक्विपमेंट्स और जितना उधर था जो सामान है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स देयर ऑन और अपरटेनिंग देयर इन। अपरटेनिंग का मतलब वैसे होता है दिलचस्प होना। तो कोई भी वहाँ पे चीज़ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं एरोड्रोम्स में। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन कुछ इसमें कहा गया है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। क्या? एनी एरोड्रोम विच इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय दी पाकिस्तान एयरफोर्स, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स उसका कुछ हिस्सा, या फिर ऑफ एन एरोड्रोम विच इज़ यूज्ड बाय दी पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी कि वो कुछ हिस्सा जो टोटली या उसका कुछ पोर्शन जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रही है वो एरोड्रोम के मीनिंग में नहीं आएगा। आपने ये एक्सक्लूड जो पार्ट है वो याद रखना है कि यानी कि एरोड्रोम्स में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एरोड्रोम्स में ही काउंट होंगी, लेकिन वो हिस्सा जो पाकिस्तान एयरफोर्स उसका कुछ हिस्सा या सारे का सारा जो एरिया वो यूज़ कर रहे होंगे किसी भी अपने मकसद के लिए, उसको आप एरोड्रोम्स के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के मीनिंग क्या है कानूनी तौर पे, और आपके ये वरना तो हम समझते हैं कि एयरक्राफ्ट क्या है, लेकिन जब डेफिनेशन आएगी तो तब आपको कंफ्यूज ना करे, तो इसके लिए मीनिंग पे आपने फोकस करना है। मीन्स एनी मशीन, कोई भी मशीन, उसमें क्या होना चाहिए? विच कैन डिराइव सपोर्ट इन दी एटमॉस्फेयर, यानी कि वो जो एटमॉस्फेयर में जा सके, फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ द एयर, यानी कि रिएक्शंस ऑफ द एयर का मतलब क्या है? वो हवा जिससे वो उसको अपोज कर रही है, यानी कि जब हवा स्पीड में दौड़ता है तो वो हवा जो उसको अपोज कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है, उसी की बलबूते पर वो उसकी स्पीड इतनी हो जाती है कि वो हवा में तैरने लगता है, या वो उसकी जो अपोज कर रही होती है उसको फोर्स इतना करती है कि वो ऊपर चला जाता है। ये अलग से हम किसी वक्त इस पे बात कर लेंगे कि लिफ्ट कैसे करता है एरोप्लेन, लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें कि कोई भी ऐसी मशीन जो हवा उसको सपोर्ट देती है और वो एयर में चला जाता है, अदर दैन दी रिएक्शंस ऑफ द एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस, यानी कि उस हवा को हमने शामिल नहीं करना जो
उस ज़मीन की सरफेस के ऊपर चल रही हो उसको नहीं, बल्कि उसको सपोर्ट करके जो वो उसको हवा में लेके जाए। एंड इंक्लूड्स, और ये भी आपने याद रखना है कि जो एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में शामिल रहेंगे, एंड इंक्लूड्स बैलून्स वेदर कैपिटेटिव और फ्री। बैलून की भी आगे टाइप्स होती हैं, कुछ होती हैं डिफेंस के लिए रखी गई होती हैं। बैलून में हाइड्रोजन गैस होती है और इसलिए डिफेंस किया जाता है स्पेशली वार के ड्यूरेशन में, कि अगर कोई दुश्मन का तैयारा उसको अटैक करना चाहे, रनवे को तबाह करना चाहे, तो उसके एरिया में आने से पहले वो हाइड्रोजन के बैलून जो हैं वो हवा में छोड़े जाते हैं ताकि वो उससे टकरा के तबाह हो जाएं। तो इसलिए जो बैलून उसको पकड़ के रखा हो, या फिर वो आज़ादाना हो, या फिर इसके अलावा एयरशिप हो, या कोई पतंग हो, ग्लाइडर्स हों एंड फ्लाइंग मशीन्स, ये सारी की सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट में शामिल होंगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का क्या मतलब? एरोड्रोम्स का तो हमने पढ़ लिया कि उसमें जितनी इंस्टॉलेशन है, सिवाय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो कस्टडी में या जो यूज़ में हिस्सा है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको एरोड्रोम्स कहते हैं। एयरपोर्ट की डेफिनेशन क्या बनती है? मीन्स एन एरोड्रोम एट विच फैसिलिटीज़ हैव इन द ओपिनियन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, के फेडरल गवर्नमेंट की ओपिनियन में जहाँ पे फैसिलिटीज़ हों, सहूलियात हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? एयरपोर्ट। बिन सफिशेंटली डेवलप्ड टू बी द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल एविएशन, के सिविल एविएशन को सहूलतकारी के लिए अगर सहूलतें दी गई हों तो उस एरोड्रोम को हम एयरपोर्ट कहते हैं। यानी कि जो एरोड्रोम की वेल फर्निश्ड फार्म है या बेहतरीन एक जो जहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट हो, एविएशन ऑपरेटिव हो, सिविल एविएशन वाले उनका पूरा सेटअप हो, जहाज़ लैंड भी करते हों, टेक ऑफ भी करते हों, मुसाफिर आ जा रहे हों, सहूलियात हों, वहाँ पे पूरा सेटअप कंप्लीट हो, तो हम उसको एयरपोर्ट कहेंगे। इसके बाद है एयर सर्विस। एयर सर्विस का मतलब हम ओवरऑल क्या लेते हैं? रोड सर्विस होता है कि जी लाहौर से कराची, कराची से लाहौर या कराची से पेशावर, तो ये क्या सर्विस होती है? बाई रोड हमें मिल रही होती। लेकिन बाई एयर सर्विस आपका कंट्री कहाँ कहाँ की प्रोवाइड कर रहा है? विद इन कंट्री, आउट ऑफ कंट्री, यानी कि नेशनल फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। तो एयर सर्विस का क्या मतलब हुआ? मीन्स अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि वो सहूलत जो एक एयरक्राफ्ट दे रहा होता है फॉर एनी पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन, जिसका मकसद सिविल एविएशन की सहूलतकारी होता है, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। यानी कि उसका डिफेंस का सिस्टम भी हो सकता है। एरियल वर्क मतलब हवा में कोई आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो एरियल वर्क होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी वो काम कर सकते हैं, या फिर इसका कोई और भी मकसद हो सकता है। तो ये जितनी सहूलत सिविल एविएशन प्रोवाइड कर रही होगी जिसका मकसद कोई भी हो सकता है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? एयर सर्विस। अच्छा, इसके बाद आता है एयर साइड। एयर साइड का क्या मतलब होता है? मीन द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम, एडजेसेंट टेरेन एंड बिल्डिंग्स और पोर्शन देयर ऑफ, एक्सेस टू विच इज़ कंट्रोल बाय द फोर्स, कि वो एरिया जो जहाँ पे द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम, यानी कि जो आपकी एयरपोर्ट टाइप एक एरिया एयरड्रोम होता है, जो एडजेसेंट टेरेन एंड बिल्डिंग्स, जो जहाँ पे बिल्डिंग भी हो, बाकी एरिया भी हो, और पोर्शंस, और वो भी हिस्सा, एक्सेस टू विच, जहाँ पे भी जाने के लिए, इज़ कंट्रोल्ड बाय द फोर्स, यानी कि एएसएफ के पास हो। एएसएफ के पास जो जो चीज़ इसके कंट्रोल में होगी उसको क्या आप कहेंगे? एयर साइड। इसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? एएसएफ। तो आज हमारी जो डेफिनेशंस का हमने तकरीबन की हैं, कोई 5 की हैं डेफिनेशंस। ये आगे सिलसिला हमारा मज़ीद चलेगा, इतनी ज़्यादा हम नहीं लोड करेंगे कि आपको जो है लेक्चर बोर करे। इतना ही काफ़ी आज के लिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।